तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए, वैसे तो इंडियन पॉलिटी का अगर हमें कुछ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख लें और उसका हमें मोटा मोटा 80% हिस्सा कवर करना हो तो उसके लिए 5-6 घंटे का टाइम इनफ रहता है। लेकिन एक बार में अभी इसको स्क्रैच से लेकर हम शुरू करते हैं और एकदम जीरो से मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे और एकदम एडवांस तक हम इसको लेकर जाएंगे। इसके अलावा आपको पॉलिटी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट्स जो नोट्स तैयार किया है इसमें काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड रखी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी और इवन स्टेट पीसीएस में भी ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और मेरा ऐसा अजम्पशन है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपकी ज़्यादा कुछ करने की इच्छा हो तो आप सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट मैं सारे यहाँ से एकदम डिटेल में करवा दूँगा। तो शुरुआत करते हैं भाई। ये है लेक्चर नंबर 1 और हमारा पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये लेक्चर लगभग 20-25 या 30 मिनट के आसपास रहेगा और इस तरह के मैंने 17 लेक्चर या 18 लेक्चर के आसपास प्लान कर रखे हैं। और इसमें पॉलिटी एकदम बेसिक से एडवांस तक कवर हो जाएगी। और मैं ये आपसे एश्योर आपको कर सकता हूँ कि आपको जो है इसको करने के बाद पॉलिटी में नहीं दिक्कत आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो बातचीत बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहली बात है संविधान क्या होता है। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें कुछ आइडियल्स लिखे रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ ऐसे रूल्स जो हमारे देश की जो बेस है, फंडामेंटल्स हैं, उनके बारे में कुछ भी ऐसे रूल हो सकते हैं जिस पर हमारा देश चलता है, वो लिखे रहते हैं। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेज द सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर कंट्री और नेशन। ठीक है, अब ये संविधान का ये मतलब मामला सामने पहली बार आया यूएसए के अंदर 1787 में। ये पॉइंट याद रखना है। अब यूएसए को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम एज्यूम करें कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, किसी देश के अंदर लोकतंत्र है, इसका मतलब वहाँ संविधान होगा। लेकिन अगर हम उल्टा मान लें, अगर किसी देश के अंदर संविधान है तो क्या 100% वो डेमोक्रेसी होगी या 100% वो देश एक लोकतांत्रिक देश होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें नॉर्थ कोरिया को। आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया में तानाशाही चलती है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ संविधान है। इसका मतलब अगर कहीं किसी देश में संविधान है तो ज़रूरी नहीं वो डेमोक्रेसी होगी। लेकिन हाँ, अगर डेमोक्रेसी है तो ये ज़रूरी है कि वो देश एक संविधान उसमें होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किस किस टाइप की होती है। पहली तो हमने पढ़ ली डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम जान सकते हैं, देखो एक स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन नाम के एक व्यक्ति थे, अब्राहम लिंकन। उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब लोग खुद के लिए बनाते हैं एक ऐसी सरकार। ये डेमोक्रेसी हो गई जो भी हमारे इंडिया के अंदर फ़िलहाल है। कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसमें प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। जैसे चाइना के अंदर हो गया, लाओस, वियतनाम, क्यूबा, इनके अंदर जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब वहाँ चीज़ें गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, प्राइवेट के हाथ में नहीं होता मामला। ठीक है, अगली बात करते हैं ओलिगार्किक। अगर सपोज हमारा ये देश है, कोई भी कंट्री है एक, और इसमें कुछ चुनिंदा लोग ही
ऐसे हैं जो पूरी सरकार को होल्ड करते हैं, मतलब पूरी सरकार को यही चला रहे हैं, पूरे देश को यही चला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इसका ईरान है और रसिया है। अब बात करते हैं टोटलिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का उस देश में रहने वाले नागरिकों के जीवन पर पूरी तरह कंट्रोल है, ये कोई व्यक्ति रूल कर रहा है लेकिन इसका उसके देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके जीवन पर पूरी तरह कंट्रोल है, तो ये गवर्नमेंट होगी टोटलिटेरियन। टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजन बाय हु एवर इज रूलिंग। मोनार्की क्या होती है पता है आप सभी को, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, दैट इज़ जो कि यूके में है और सऊदी अरबिया में है। मतलब एक सिंगल व्यक्ति होगा जो गवर्नमेंट को चला रहा होगा, ठीक है, मतलब हेड होगा एक। लेकिन हेड तो हमारे यहाँ भी है जैसे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हमारा हेड इलेक्टेड है। मोनार्की में ये हेड इलेक्टेड नहीं होगा। जैसे यूके में एक मोनार्क टाइप रहता है, एक राजा रहता है, सऊदी अरबिया में एक होता है ना, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे देश का संविधान आखिर बना कैसे। पहले 1928 तक हम लोग एक नारा हमने लगाया था कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। 1928 तक यही बात चल रही थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद आते आते हमारे माइंड में ये चीज़ें आने लगी कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी समय के आसपास लोगों के दिमाग में चल रहा था कि हमें हमारे देश का संविधान एक होना चाहिए, ठीक है। अब संविधान बनेगा कैसे, एक संविधान सभा होनी चाहिए पहले तो। अब संविधान सभा की डिमांड जो उठाई गई वो पहली बार उठाई गई, जैसे पहली बार मोतीलाल नेहरू एक व्यक्ति थे जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, तो एक बर्किन हेड नाम का व्यक्ति, उसने चैलेंज कर दिया था मोतीलाल नेहरू को कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो बना लो भाई संविधान। तो उस चीज़ को लेकर मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और ये 1928 में दिया था, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। फिर 1934 में एक एम.एन. रॉय नाम के व्यक्ति ने एक आइडिया प्रपोज करा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर 1935 में यही आइडिया लेके आई कांग्रेस सामने कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। फिर इसी बेस पर, आईएनसी के बेस पर, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये बात उठाई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब 1938 पर हम आ गए। 1938 के बाद 1939-40 का जो समय था, इस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का सिचुएशन बना हुआ था। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि वो लोग हार रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, उनकी जो पावर है वो कमज़ोर पड़ रही है। तो उन्होंने क्या काम किया, अब इंडिया में उनका डोमिनेंस था तो उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी साइड खड़ा कर दिया बिना भारत की सलाह लिए। मतलब ये कह दिया कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा है और इंडिया हमारे साथ है, ये ब्रिटेन के लोगों ने कह दिया। अब ये बात इंडिया को पसंद नहीं आई क्योंकि इंडिया के जितने मतलब मिनिस्ट्री थी, जो लोग थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब जब इंडिया से रिज़ाइन कर दिया तो एक अंग्रेज़ों को लगा कि यार ये तो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो इनको कुछ लॉलीपॉप देना पड़ेगा। तो एक अगस्त ऑफ़र 1940 में लेके आए। ब्रिटेन से जो एक ऑफ़र आया 1940 में, अगस्त ऑफ़र जिसे बोलते हैं हम, इसने बात करी कि डोमिनियन स्टेटस हम इंडिया को दे देंगे और ये होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये इंडिया को कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। बट ये मुस्लिम लीग ने तो एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफ़र, लेकिन इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे अंग्रेज़ देने की, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आया, इसने भी कहा कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम आपको और संविधान सभा बना के दे देंगे, ठीक है। अब ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये दोनों प्लान रिजेक्ट हुए क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। भारत का जो एम था 1928 तक था डोमिनियन स्टेटस लेना, लेकिन तब तक अंग्रेज़ मतलब इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तब तक अंग्रेज़ों ने डोमिनियन स्टेटस देने की बात को
कुछ मतलब कुछ मानना ही नहीं हमारी। लेकिन अब 1940 आ चुका था, तो अब भारत के लोग कहने लगे कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। लेकिन अब अंग्रेज देने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए दोनों प्लान रिजेक्ट हो गए। ठीक है, अब ये डोमिनियन स्टेटस आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब ऐसे है जैसे अगर हमारे देश के अंदर हम लोग सरकार बनाएं, भारतीय सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये सरकार ब्रिटेन के नाम पे चलेगी। मतलब हम हमारे देश में सरकार चला सकते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव आवर गवर्नमेंट, बट हम हिस्सा रहेंगे ब्रिटेन का। हमारी जो अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगी ब्रिटेन रहेगी, ब्रिटेन के नाम पे ही रूल करना पड़ेगा। तो ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब हुआ, और ये 1940 में बिल्कुल भारत के लोग नहीं चाह रहे थे, इसलिए दोनों प्लान रिजेक्ट कर दिए। अब डोमिनियन स्टेटस इज़ डेड एज डोरनेल, एक स्टेटमेंट दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट नेहरू ने, याद रखना है। एक स्पीच थी जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने दी जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को। इन्होंने गांधी जी को कहा कि द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये गांधी जी के बारे में तारीफ़ करी जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। अब 1942 में हम आ गए थे, हमने 2 प्लान रिजेक्ट कर दिए, क्रिप्स मिशन रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1940 में आते हैं, एक प्लान आता है कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें ब्रिटेन की कैबिनेट से 3 मेंबर आते हैं हमारे भारत, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। अब पैथिक लॉरेंस नाम के जो व्यक्ति थे इसमें चेयरमैन थे, इस प्लान के, इस मिशन के चेयरमैन थे। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 389 सीटें, ये प्लान इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 389 सीटें थी कि भाई इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, जो संविधान सभा बनेगी उसमें 389 सीटें रहेंगी। ठीक है, 296 रहेगी इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, जहां ब्रिटिशर्स का पूरी तरह कंट्रोल था, वहाँ से 296 सीटें आएंगी, और 93 सीटें आएंगी जहाँ जहाँ प्रिंसली स्टेट्स हैं, मतलब जहाँ राजा का रूल है, वहाँ से नॉमिनेट होकर 93 सीटें आएंगी। ठीक है, 296 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, 292 आएंगी 11 गवर्नर प्रोविंस से, और 4 आएंगी 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नरी से। ठीक है, अब 296 जो सीटें हैं ये जो इलेक्टेड होंगी, इसके लिए इलेक्शन हुए। अब इलेक्टेड हुई किसमें, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम सीटें आई, सिख के लिए आई, जनरल का मतलब हिंदू, पारसी, जैन, जो भी बुद्धिस्ट ये वगैरह, ये सारे आगे जनरल में। इलेक्शन का मेथड क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखना, ये इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, जैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में एमपी चुनने के लिए हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, वैसे ये चुनाव नहीं हुआ था, ये चुनाव इनडायरेक्ट था। जैसे राज्यसभा में आजकल चुनाव होते हैं, राज्यसभा के लिए हम कभी वोट नहीं करते, लेकिन वहाँ भी जाते हैं ना हमारे लोग चुनकर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि हम चुनेंगे लोगों को, वो चुनेंगे दूसरे लोगों को, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इसी तरह हुआ था चुनाव 296 सीटों पे। ठीक है, अब जो इलेक्शन हुए 296 सीटों के लिए, उसमें आईएनसी को 203 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और इंडिपेंडेंट 15। ये टोटल 296 सीटें पूरी हो गई। ठीक है, अब पार्टीशन जैसे हुआ इंडिया का, 2 हिस्सों में बट गया भारत, उसके बाद कुछ सीटें जो मतलब हमने निकाली थी पाकिस्तान वाले एरिया से, वो पाकिस्तान वाला एरिया तो चला गया अब, तो पार्टीशन के बाद 299 सीटें हमारे पास बची। अब दूसरी चीज़, जैसे हम लोग संविधान सभा बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम केवल संविधान सभा बनाने की तैयारी करें और देश में कुछ काम ही ना हो, सरकार ही ना हो। भाई कोई क्राइम करेगा उस टाइम पे सज़ा तो मिलेगी ना उसे। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट, एक टेम्परेरी तौर पे गवर्नमेंट बनाई गई, इंटरिम गवर्नमेंट, 2 सितंबर 1940 को, और ये 15 अगस्त 1947 तक रही कि भाई जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के,
वो वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ही था, मतलब ब्रिटिशर्स ही कोई इसका हेड रहेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया नेहरू को। अब ये जो प्रेसिडेंट कौन कौन से थे, इसमें प्रेसिडेंसी जो थी वो वेवल के पास रही टिल फरवरी 1947 तक। मतलब जो सरकार इंटरिम टेम्परेरी जो गवर्नमेंट है उसका प्रेसिडेंट एक अंग्रेज ही रहेगा, और वो पहली कौन बना? वेवेल नाम का व्यक्ति, टिल फरवरी 1947 तक। उसके बाद फरवरी 1947 से लेकर जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ फिर माउंटबेटन रहा। माउंटबेटन के बाद फिर सी राजगोपालाचारी जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, अब ये इंटरिम गवर्नमेंट जो थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद करना कि इसमें कौन कौन व्यक्ति थे जिनके पास अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री थी। जैसे कमांडर इन चीफ कौन था? सर क्लोडे अचेनलिक, ये भी एक ब्रिटिशर ही था, मतलब कमांडर इन चीफ भी से बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट मैंने बताया था नेहरू को। और कॉमर्स जो मिनिस्ट्री थी वो इब्राहिम इस्माइल नाम के व्यक्ति के पास थी जो मुस्लिम लीग से था। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई गजनाफर अली खान को, ये भी मुस्लिम लीग से था। और लेबर मिनिस्ट्री जगजीवन राम, ये आईएनसी से थे। ये नाम रट्टा ही मारने हैं भाई, कोई लॉजिक नहीं है इनका। लॉ मिनिस्टर था जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम लीग। और रेलवे एंड कॉमर्स, ये जो कम्युनिकेशन था वो किसके पास थी? अब्दुल रब निस्तार, और ये मुस्लिम लीग से थे। इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाई किसके पास थी? जॉन मिथाई के पास, ये आईएनसी से थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब इंटरिम गवर्नमेंट भी है, संविधान सभा भी बन गई है। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 मेंबर उपस्थित हुए, एकदम नए कपड़े पहन के बढ़िया मस्त हैं। अब इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया किसे? एस सी मुखर्जी और वेटी कृष्णामाचारी, नॉट टीटी कृष्णामाचारी, दिस इज़ वेटी कृष्णामाचारी, ही इज़ वेटी कृष्णामाचारी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया 13 दिसंबर 1946 को, एक कि भाई इस तरह का कुछ मामला रहेगा, एक प्रियम्बल टाइप रख दिया। ठीक है, ये अडॉप्ट करा गया 22 जनवरी 1947 को। और 8 मेजर कमेटी बनाई गई, 13 माइनर कमेटी बनाई गई। अब माइनर कमेटी कुछ ऐसी हैं जिनकी हमें हेड का नाम याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस एंड ड्राफ्ट किसके पास रहेगा? राजेंद्र प्रसाद के पास, ये माइनर कमेटी है। कमेटी ऑन चीफ ड्राफ्ट प्रोविज़न, बी पटाभी सीतारमैया। एडहोक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, एस वर्धाचारी। एडहोक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये भी एस वर्धाचारी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविज़न ऑफ यूनियन कमीशन, नालिनी रंजन सरकार, फाइनेंशियल प्रोविज़न। ठीक है, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट, ये नेहरू इसके हेड थे। ठीक है, तो ये कुछ कमेटी थी माइनर, इनके हेड थे। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जिसने संविधान बनाया 29 अगस्त 1947, जिसका मेन रोल था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनाई गई। इसके मेंबर की हमें पूरी लिस्ट याद करनी है, ये खुद से याद करनी है, मैंने इसलिए दिया ताकि ये याद हो पाए तुम्हारे, बाद में तुम खुद से करोगे। BL मित्तर, N माधव राव, आगे इसकी जगह भाई BL मित्तर साहब की जगह N माधव राव आ गए थे, और DP खेतान की जगह TT कृष्णामाचारी आ गए थे। ठीक है, अब ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे संविधान सभा थी जो पहला ड्राफ्ट उसने पेश करा 21 फरवरी 1948 को, और इस पर 8 महीने के डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया लोगों को कि भाई तुम लोग 8 महीने तक डिस्कस करो, बताओ क्या सही क्या गलत है। ये पहला जब ड्राफ्ट पेश करा गया 21 फरवरी 1948 को। सेकंड ड्राफ्ट दिया गया 21 अक्टूबर 1948 को, और फाइनल ड्राफ्ट आया फिर 4 नवंबर 1948 को। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इंट्रोड्यूस करा फाइनल ड्राफ्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सामने 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट रख दिया कि भाई ये रहा। ठीक है, अब ये फाइनल ड्राफ्ट तो आ गया, अब इस पर रीडिंग होनी है। पहली जो रीडिंग हुई वो 5 दिन चली, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, अब सेकेंड रीडिंग चली फिर 10 महीने में चली। सेकेंड रीडिंग बढ़िया तगड़ी एकदम लंबी रीडिंग थी, 10 महीने और
3 दिन तक चली, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। थर्ड रीडिंग कंप्लीट हो गई 14 से 26 नवंबर 1949 को, मतलब 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई और 26 नवंबर 1949 को तीसरी एंड लास्ट रीडिंग ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जैसे रीडिंग ख़त्म हुई, फिर हमारे देश का संविधान एकदम तैयार रहा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इम्पोर्टेंट सेशंस कुछ हुए बीच बीच में, जिनके हमें याद रखना है। 11 सेशन टोटल हुए संविधान को बनाने में, और इसमें टोटल 165 दिन लगे 11 सेशन में। पहला सेशन हुआ 9 से 23 दिसंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 9 से 23 दिसंबर 1946 पहला सेशन। अब याद रखना है 10वां सेशन, सारे नहीं याद रखने, 6 से 17 अक्टूबर 1949। फिर 11वां सेशन 14 से 26 नवंबर 1949। अब 11वां सेशन ये लास्ट सेशन था। इसके बाद संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। हमारे देश का संविधान अडॉप्ट कर लिया गया, और इसी दिन हमारे देश के संविधान के कुछ हिस्से लागू कर दिए गए। सिटीजनशिप को लेकर, इलेक्शन को लेकर, प्रोविजनल पार्लियामेंट को लेकर संविधान के हिस्से लागू कर दिए गए। अब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण था? देखो, 26 जनवरी 1930 को हमने अपना एक इम्पोर्टेंस डे था हमारा, तो उस चीज़ का वेट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने देश के संविधान को लागू किया कि भाई ये इम्पोर्टेंस दिन है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी दिन लागू करते हैं। अब संविधान जब बन गया तो 284 लोगों ने साइन किया, इसमें 14 फीमेल थी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे जीवी मावलंकर चेयरमैन बनते थे कब? जब लॉ मेकिंग की तरह काम करती थी हमारी संविधान सभा। भाई संविधान सभा केवल संविधान नहीं बना रही थी, संविधान सभा कानून भी बना रही थी देश के लिए। और जब ये कानून बनाती थी तो चेयरमैन कौन होते थे? जीवी मावलंकर। और जब संविधान बनाती थी तब चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा गया 22 जुलाई 1947 को। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली HVR अयंगर। इम्पोर्टेंट फीमेल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजकुमारी अमृत कौर, ये हेल्थ मिनिस्टर थी पहली। सुचेता कृपलानी पहली फीमेल CM। सरोजनी नायडू पहली फीमेल गवर्नर। अब बात कर लेते हैं हमारे देश का संविधान जो लिखा, इंग्लिश में जो उसकी कैलीग्राफी करी थी। अब कुछ लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। उन्हें ये नहीं पता कैलीग्राफी और संविधान लिखने में क्या अंतर होता है। भाई कैलीग्राफी करी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है, मतलब लिखावट लिखी, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में लिखी वैद्या ने। संविधान लिखना अलग चीज़ है और कैलीग्राफी करना अलग चीज़ है। डेकोरेशन किया नंदलाल बोस ने। अब एक स्पीच थी जवाहरलाल नेहरू की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ए मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, विच वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, when an age end, and when the soul of a nation long suppressed and find utterance। कि भाई हमारे देश को बहुत लोगों ने दबाया और फाइनली जो है हमें चैन की सांस आ गई है। हमारे देश की जो आत्मा है अब वो थोड़ा अच्छा फील कर रही है। ये कुछ कहा नेहरू ने। इसको एज इट इज़ याद रखना है भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट। सोमनाथ लहरी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई थी, ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उनकी एक साजिश थी ये। सोमनाथ लहरी ने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ये फैक्ट है, याद रखना है ऐसे ही। चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। और चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। याद रखना है, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना। सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसने कहा था कॉल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भाई भंग कर दो, क्योंकि ये इसका री इलेक्शन होना चाहिए एडल्ट सफरेज के बेस पे। वैसा तो पॉसिबल ही नहीं था भाई। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के हेड थे JB कृपलानी, और प्रिंटेड रिकॉर्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था वो 12 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। तो ये हमारा पहला लेक्चर ख़त्म हो गया।
इसमें हमने लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब आप लोगों को इसके बाद अगर आपका मन हो तो आप कहीं से भी सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, और मेरा ये अंदाज़ा है कि आपको बेहतर फील होगा। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय जननी।